मैज़ागॉन डॉक, इंडिया का सबसे बड़ा वॉरशिप मैन्युफैक्चरर। मैज़ागॉन डॉक का आईपीओ अक्टूबर 2020 में आया था और तब से लेके अब तक कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैज़ागॉन का रेवेन्यू लगभग 4,000 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट भी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया। इन्वेस्टर एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट भी पिछले 2 सालों में बहुत बढ़ा है। जहां जून 2023 में कंपनी के सिर्फ 2 लाख शेयर होल्डर्स थे, वहीं मार्च 2025 तक ये बढ़ के 6.7 लाख हो गए हैं। तो हर तरह से कंपनी ग्रो तो की है, लेकिन मैज़ागॉन डॉक कोई न्यू कंपनी नहीं है। इसकी कहानी 1770s में शुरू हो गई थी, बट इनका टर्निंग पॉइंट अभी रीसेंट आईपीओ के बाद ही आया। ये चार्ट देखो, आईपीओ के पहले मैज़ागॉन का रेवेन्यू मोस्टली फ्लैट था, लेकिन लिस्टिंग के बाद से रेवेन्यू अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है और अब कंपनी ग्रोथ फेज में आ चुकी है। हाल ही में कंपनी ने 5,000 करोड़ का केपेक्स भी अनाउंस किया है। ये केपेक्स कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। हम इस केपेक्स के डिटेल्स भी वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट में हम मैज़ागॉन डॉक के बैक स्टोरी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटेल में समझेंगे। फिर हम उनके आईपीओ के बाद वाले हॉकी स्टिक ग्रोथ जर्नी को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। इस ग्रोथ के पीछे हमें 2 मेजर रीजन समझ आए, हम उन्हें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनली सेकंड सेगमेंट में हम इस ग्रोथ जर्नी के 2 मेजर चैलेंजेस को समझेंगे और देखेंगे कैसे कंपनी ने इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश की है। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। शुरू करते हैं। बात है 1736 की। मुंबई ब्रिटिश रूल के अंडर था। एशिया में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स को मुंबई स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन लगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई एक डीप वाटर पोर्ट बन सकता था, प्लस मुंबई कोल माइंस एंड ग्लोबल शिपिंग रूट्स दोनों के पास था। तो 1736 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई के डॉकयार्ड्स को डेवलप करना शुरू किया। इन्हीं डॉकयार्ड्स में से एक था मैज़ागॉन। 1774 में ब्रिटिशर्स ने मैज़ागॉन में एक ड्राई डॉक बिल्ड किया। यहाँ पानी ड्रेन करके शिप्स को रिपेयर और असेंबल किया जाता था। देखते ही देखते मैज़ागॉन एक मेजर शिपिंग हब बन गया। 1934 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई एंड 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैज़ागॉन डॉक को अक्वायर कर लिया। तब से लेकर अब तक मैज़ागॉन डॉक ने 800 से ज्यादा वेसल्स डिलीवर किए हैं। इनमें शिप्स तो हैं ही, साथ ही कंपनी ने 28 वॉरशिप्स, 7 सबमरीन्स, 65 ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और 243 एक्सपोर्ट वेसल्स भी डिलीवर किए हैं। और आज ये कंपनी इंडिया की हाईएस्ट रेवेन्यू एंड मार्केट कैप वाली शिप बिल्डिंग कंपनी बन गई है। बट कंपनी ने इतनी फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कैसे की? शिप बिल्डिंग में तो सालों लग जाते हैं। हमने जब ये इन्वेस्टिगेट किया और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, तो हमें समझ आया कि इस रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। पहला कि कंपनी के बहुत प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली मैच्योर हुए हैं, तो उनका बल्क ऑफ रेवेन्यू आईपीओ के बाद रियलाइज हुआ है। दूसरा, कंपनी ने कैपेसिटी इंक्रीज की है ताकि एफिशिएंसी बढ़े और ऑर्डर्स जल्दी कंप्लीट हो। इसकी वजह से भी रेवेन्यू ग्रो किया है। इन दोनों ही रीजंस को हम डिटेल में समझेंगे, बट पहले हम इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर को एंड मैज़ागॉन डॉक के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीप होगी। दोस्तों, इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर में 2 मेजर वर्टिकल्स हैं, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर। मेजरली कंपनीज शिप बिल्डिंग पे फोकस करती हैं। फॉर एग्जांपल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का 85% रेवेन्यू शिप बिल्डिंग से आता है। मैज़ागॉन डॉक का भी 70% रेवेन्यू शिप बिल्डिंग से ही आता है। शिप्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और फिर उनकी डिलीवरी, शिप बिल्डिंग में ये सारे मेजर एक्टिविटीज होते हैं। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े शिप्स की प्राइस भी हाई ही होगी। इनफैक्ट एक शिप का ऑर्डर वैल्यू 10,000 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन एक शिप बनाना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। एक ऑर्डर को फुलफिल करने में 6 से 8 साल लग जाते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन माइलस्टोन बेस्ड होता है, यानी रेवेन्यू रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में होता है। तो कई बार पूरे साल अगर बिल्डिंग फेज में हो एंड कुछ माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए हों, तो उस ईयर में रेवेन्यू कम रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड अगले ईयर अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मेजर माइलस्टोन्स एक साथ कंप्लीट हो गए, तो उस साल का रेवेन्यू अचानक से जंप कर जाएगा। और मैज़ागॉन डॉक के केस में आईपीओ के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये चार्ट देखो, आईपीओ से पहले मैज़ागॉन डॉक के एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में मल्टीपल लार्ज टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे प्रोजेक्ट 75 मरीन्स, प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स एंड प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स। आईपीओ के पहले तक ये प्रोजेक्ट्स अपने मिड टू लेट एग्जीक्यूशन स्टेज में थे और आईपीओ के जस्ट बाद इन प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू बुक्स पे आना स्टार्ट हो गया। साथ ही EBITDA और पैट भी हायर दिखने लगे।
कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी रियलाइजेशन फेज में हैं, तो फ्यूचर में भी बुक्स पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो ये अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी ही बेसिकली पहला रीजन है कि मैज़ेगॉन का रेवेन्यू हमें इतना हाई दिख रहा है। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ऐसे कंपनीज में एक पर्टिकुलर ईयर या एक पर्टिकुलर क्वार्टर का रेवेन्यू देखना कितना मिसलीडिंग हो सकता है। इसीलिए हम यूजुअली कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में ऑर्डर बुक एंड डिलीवरी एफिशिएंसी ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैज़ेगॉन डॉक ने आईपीओ के जस्ट पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया। फाइनेंशियल ईयर 2018 और फाइनेंशियल ईयर 2019 में मैज़ेगॉन ने 300 करोड़ से ज्यादा का टोटल कैपेक्स किया था। कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटी सेटअप किए हैं, जैसे वेट बेसिन, क्रेडल असेंबली वर्कशॉप एंड सबमरीन असेंबली वर्कशॉप। इन अपग्रेड्स के ऑपरेशनल होते ही कंपनी की कैपेसिटी एनहांस हो गई है, एंड एनहांस्ड कैपेसिटी मतलब मोर पोटेंशियल रेवेन्यू। इन अपग्रेड्स के पहले मैज़ेगॉन डॉक एक साथ सिर्फ 6 सबमरीन्स बना पाता था, लेकिन इनके ऑपरेशनल होते ही कंपनी अब एक साथ 11 सबमरीन्स बना लेती है। कैपेसिटी के साथ साथ एग्जीक्यूशन स्पीड भी इंप्रूव हुई है। अपग्रेड्स के पहले शैफ्ट अलाइनमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स में मैज़ेगॉन डॉक को 6 से 8 महीने लग जाते थे, लेकिन अपग्रेड्स के ऑपरेशनल होते ही कंपनी सेम काम अब 2 महीने में कर लेती है। इसकी वजह से कंपनी अपने ऑर्डर्स टाइमली डिलीवर कर पा रही है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के आरओसी पे भी पड़ा है। जहां FY21 में आरओसी वाज 26%, वहीं FY25 में आरओसी 43% हो गया है। तो अब आप ये रेवेन्यू ग्रोथ के 2 मेजर रीजंस तो समझ गए। चलिए अब उससे भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक ऑर्डर बुक की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में मैज़ेगॉन का ऑर्डर बुक बाकी शिप बिल्डिंग कंपनी से ज्यादा था। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 में कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच के ऑर्डर बुक्स ऑलमोस्ट इक्वल ही थे, अराउंड 22,000 करोड़। वहीं मैज़ेगॉन का ऑर्डर बुक लगभग 32,000 करोड़ का था। और मैज़ेगॉन के Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 अर्निंग्स कॉल के हिसाब से कंपनी कुछ सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रही है। इन कॉन्ट्रैक्ट से टोटल ऑर्डर बुक 1.25 लाख करोड़ हो सकता है। और अब क्योंकि कंपनी के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन प्रोजेक्ट से उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है शिप बिल्डिंग कंपनीज अपने सारे ऑर्डर्स खुद फुलफिल नहीं करती है? FY25 के Q4 अर्निंग्स कॉल में मैज़ेगॉन के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी के ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में कंपनी की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी लो है। करंटली कंपनी के पास ओवरऑल 30 शिप्स के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन कंपनी ये सारा काम इन हाउस अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए कंपनी को कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या कुछ प्रोजेक्ट्स के छोटे छोटे पार्ट आउटसोर्स करने पड़ते हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट 245% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ ये समझने के लिए हमें मैज़ेगॉन के एग्जीक्यूशन प्रोसेस को समझना होगा। देखो, मैज़ेगॉन डॉक कोई आसान काम तो करता नहीं है। इसे अपने क्लाइंट्स के लिए काफी कॉम्प्लेक्स वेसल्स बनाने पड़ते हैं, एंड इसके मेजर क्लाइंट्स हैं भी कौन? इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोस्ट गार्ड। इनफैक्ट मैज़ेगॉन का लगभग 95% रेवेन्यू इन्हीं सब कॉन्ट्रैक्ट से आता है। कंपनी वॉरशिप्स बनाने में एक्सपर्ट है। ये छोटे बड़े हर तरह के वॉरशिप्स बनाता है और फ्लीट को प्रोटेक्ट करने वाले फ्रिगेट्स एंड सबमरीन्स भी बनाता है। छोटे वॉरशिप्स को ना कॉर्वेट्स बोला जाता है एंड बड़े वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉयर्स बोलते हैं। मैज़ेगॉन का रिमेनिंग 5% रेवेन्यू कमर्शियल शिप्स एंड एक्सपोर्ट से आता है, मतलब दूसरे कंपनीज के लिए स्मॉल कार्गो शिप्स एंड सपोर्टिंग वेसल्स बनाने से। एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन तो ना के बराबर है, सिर्फ 0.16%। अब क्योंकि मेजर रेवेन्यू डिफेंस प्रोजेक्ट से आता है, मैज़ेगॉन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है। प्लस कंपनी अपने मैन पावर को इन हाई वैल्यू डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए ही रिजर्व रखती है, क्योंकि इनके लिए इन हाउस मैन पावर काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। छोटे प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी सब कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग का सहारा लेती है, लेकिन 245% से बढ़ने के बाद भी ये कॉस्ट इतना हाई नहीं है। बाकी प्लेयर से कंपेयर करें तो मैज़ेगॉन डॉक के सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस लोअर साइड पे ही हैं। ये टेबल देखो, इसमें मैज़ेगॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच के सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है। कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच का ये कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 तक लगभग 10% के ही ऊपर रहा है, लेकिन FY25 में मैज़ेगॉन का ये कॉस्ट पहली बार 10% के ऊपर गया है। और ऐसा नहीं है कि मैज़ेगॉन अपने ऑर्डर्स खुद फुलफिल नहीं करना चाहता, कंपनी अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। करंटली कंपनी के शिपयार्ड्स इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे ऑपरेशनल हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और न्हावा में कंपनी साइमल्टेनियसली 10 मेजर वॉरशिप्स और 11 सबमरीन्स तक बिल्ड कर सकती है। साथ ही कंपनी के पास लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का वेट बेसिन है। इस बेसिन में कंपनी एक साथ 2 फ्रिगेट्स एंड 2 सबमरीन्स बना सकती है। मैज़ेगॉन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए केपेक्स भी कर रही है। कंपनी ने जून 2024 में न्हावा यार्ड में 4,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया था।
ये अमाउंट 2029 तक डिप्लॉय होगा और इस केपेक्स के थ्रू कंपनी नॉन डिफेंस सेगमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे फोकस करना चाहती है। कंपनी ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से भी 15 एकर्स का लैंड प्लॉट अक्वायर किया है फॉर 29 ईयर्स। इस लैंड पे वो शिप बिल्डिंग के साथ साथ शिप रिपेयरिंग भी करना चाहते हैं। इन केपेक्स प्लान्स के ऑपरेशनल होते ही कंपनी की कैपेसिटी 2 to 3 टाइम्स बढ़ सकती है एंड इस कैपेसिटी एक्सपेंशन से कंपनी डाइवर्सिफाई भी करना चाहती है, स्पेशली 2 सेगमेंट्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन डिफेंस शिप्स एंड शिप रिपेयर बिजनेस। दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले नॉन डिफेंस शिप्स। जैसा मैंने बताया, आज के दिन कंपनी की 95% रेवेन्यू डिफेंस ऑर्डर से आती है। कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी सजीव सिंघल ने रिसेंटली ही एक कॉन कॉल में कहा था कि कंपनी के पास अभी नॉन डिफेंस ऑर्डर्स के लिए कैपेसिटी है ही नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके कंपनी अब कमर्शियल ऑर्डर्स एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी लेना चाहती है। बट इसमें ना एक छोटा चैलेंज है। कमर्शियल ऑर्डर्स लेने के लिए कंपनी को अपना DWT यानी डेड वेट टनेज कैपेसिटी बढ़ाना होगा। 1 मिनट DWT क्या होता है ये समझ लेते हैं। DWT से हमें ये पता चलता है कि एक शिप कितना मैक्सिमम वेट कैरी कर सकती है। जितना ज्यादा DWT उतना हेवी ड्यूटी वेसल। आज के दिन मैजागॉन डॉक लगभग 40,000 DWT तक के वेसल्स बिल्ड कर सकती है। वहीं कोचिन शिपयार्ड 1,10,000 DWT तक के वेसल्स बिल्ड कर लेती है। डिफेंस वेसल्स के लिए ज्यादा DWT की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बट अब अगर मैजागॉन को कमर्शियल शिप्स बनाने हैं तो उनको इस कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा सेगमेंट जिसमें कंपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है शिप रिपेयर्स। शिप रिपेयर वर्टिकल एक एसेट लाइट एंड रिकरिंग रेवेन्यू सेगमेंट है, यानी ऑपरेशंस के लिए शिपयार्ड्स को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आइडल कैपेसिटी को ही मोनेटाइज कर सकते हैं। आज के दिन कोचिन शिपयार्ड का 43% रेवेन्यू शिप रिपेयर सेगमेंट से आता है, लेकिन मैजागॉन डॉक का सिर्फ 3% रेवेन्यू शिप रिपेयर से आता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मैजागॉन डॉक को अब नवरत्न स्टेटस मिल गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। अब कंपनी के पास थोड़ी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ गई है। मैजागॉन अब बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के 1000 करोड़ या अपने नेटवर्थ के 15% तक के इन्वेस्टमेंट्स किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में कर सकता है। यानी अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैजागॉन उस पर तुरंत एक्शन ले सकता है। पहले ऐसा करने के लिए उन्हें अप्रूवल लेने पड़ते थे, जिसमें महीनों लग जाते थे। तो ये नवरत्न स्टेटस मैजागॉन के लिए नेक्स्ट ग्रोथ फेज अनलॉक कर सकता है। लेकिन कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए ना सिर्फ उनके ग्रोथ को देखना काफी नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ चैलेंजेस एंड रिस्क को भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में मैजागॉन डॉक के चैलेंजेस को समझते हैं। दोस्तों, मैजागॉन डॉक का सबसे बड़ा क्लाइंट ही उनके लिए एक चैलेंज भी है। यस, कंपनी में क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बताया, मैजागॉन का 95% रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑर्डर से आता है, तो कोई भी पॉलिसी चेंज या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कंपनी के ऑर्डर बुक पे मेजर इंपैक्ट डाल सकती है। और इस सेक्टर में ऐसा हमेशा से होता आ रहा है, वो भी ग्लोबली। यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम यूएस के कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने यूएस नेवी से आ रहे मैसिव डिमांड को देखते हुए अग्रेसिवली अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर लिया था। लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ, मिलिट्री प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गए और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रोजेक्ट्स कम होने लगे। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे हुआ। सिमिलरली, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट फ्रीज हो जाए, कोई ऑर्डर डिले हो जाए या कोई पॉलिसी शिफ्ट हो जाए, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मैजागॉन पे पड़ सकता है। और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट क्लाइंट्स अपने साथ एक कॉस्ट ट्रैप भी लाते हैं। ये मैजागॉन डॉक का दूसरा बड़ा चैलेंज है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड प्राइस नेचर के होते हैं, मतलब पहले ही प्रोजेक्ट का प्राइस फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो मैजागॉन ने बिडिंग के टाइम पे 1000 करोड़ का प्राइस कोट किया था। ये प्राइस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सेप्ट कर लिया एंड प्राइस लॉक हो गया। अब डिफेंस ऑर्डर्स में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन बहुत लंबे होते हैं, इनमें लगभग 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट फिक्स नहीं रहते। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ सकते हैं, बेसिकली कुछ भी हो सकता है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट ही शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। टोटल एक्सपेंसेस का लगभग 48 to 70% रॉ मटेरियल में ही चला जाता है। लेकिन ये सारे कॉस्ट कंपनी क्लाइंट्स को पास ऑन नहीं कर सकता, उन्हें ये सारे कॉस्ट खुद ही बियर करने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। सो अल्टीमेटली, टेक्निकल भाषा में बोलूं तो एनी प्राइस एस्केलेशन बिकम्स अ कॉस्ट ट्रैप फॉर दीज कंपनीज। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी को पहले ही इन फैक्टर्स को कंसिडर करके हायर प्राइस कोट करना चाहिए था। नहीं, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोक्योरमेंट मॉडल L1 बेस्ड होता है, मतलब प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनी लोएस्ट बिड करेगी उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, भले ही प्रोजेक्ट हाईटेक हो, कॉम्प्लेक्स हो या उसका एग्जीक्यूशन फेज मल्टी ईयर हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सपेक्ट्स द लोएस्ट प्राइस।
तो कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर भी नहीं होता है और इसीलिए मार्जिन्स भी ज्यादा नहीं हो पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एग्जीक्यूशन डिलेज होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसे क्लाइंट्स डिले पेनल्टीज भी इंपोज करते हैं। इन पेनल्टीज को टेक्निकली लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। डिले चाहे इंटरनल रीजंस की वजह से हो या क्लाइंट साइड डिजाइन फ्रीज की वजह से, बर्डन कंपनी को ही बियर करना पड़ता है। तो कंपनीज इन लॉसेस के लिए प्रोविजंस बना लेती है। अगर एक्चुअल में लॉस होता है तो प्रोविजंस उसको कवर कर लेता है, और अगर फ्यूचर में कॉस्ट कंट्रोल हो गया तो वो प्रोविजन रिवर्स हो जाता है। मैज़ागॉन के केस में Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में ये प्रोविजन लॉस में कन्वर्ट हो गया, और इसी कॉस्ट ट्रैप की वजह से Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में मैज़ागॉन का रेवेन्यू हाई होने के बावजूद नेट प्रॉफिट 51% से गिर गया था। कंपनी ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 500 करोड़ का प्रोविजन रिकॉर्ड किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट्स 22-23 में साइन हुए थे जब मरीन कंपोनेंट्स के प्राइसेस काफी कम थे, लेकिन FY 25 तक ग्लोबल शिप बिल्डिंग बूम के वजह से इनपुट कॉस्ट्स बढ़ गए, प्लस डिलेज की वजह से लिक्विडेटेड डैमेजेस भी भरने पड़े। और क्योंकि ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मैज़ागॉन डॉक के पास कोई प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट्स गिर गए। तो दोस्तों, जहां एक तरफ मैज़ागॉन डॉक का रेवेन्यू बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है, और इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर चुकी है। बट जहां इस सेक्टर की बाकी कंपनीज फ्यूचर प्रूफिंग में लगी है, मैज़ागॉन डॉक इंडिया के नेवल सिक्योरिटी को प्राइमरी रख के डिसीजंस ले रही है। आखिर ये कंपनी एग्जिस्ट ही इंडिया की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए करती है। इस कंपनी को प्योरली फाइनेंशियल मेट्रिक्स के तराजू पे तोलना इतना सही नहीं होगा, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग दीज वॉरशिप्स विल प्रोबेबली लीड टू कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर सोवरेनिटी एंड फ्रीडम। एंड आज का भारत कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या मैज़ागॉन डॉक को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, या उसे अपने करंट कैपेबिलिटीज को एनहांस करके इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट वॉरशिप्स बनानी चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। हम और कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी बताना। और एक बात ध्यान रखना, हम वीडियो में कुछ भी बताते हैं तो वो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।